अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की वफात के बाद पूरी इस्लामी दुनिया सोग में चली गई है और उनकी वफात उस दौर में हुई जब कई दहाइयों के बाद ईरान दोबारा अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तवज्जो देना शुरू हुआ, जबकि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान प्रॉक्सी जंगों की बजाय अमन का नया दौर शुरू हुआ। लेकिन क्या इब्राहिम रईसी के जाने से ईरान का निज़ाम मुतासिर होगा? क्या इससे तीसरी जंगे अजीम का आगाज होगा और ईरान का निज़ाम चलता कैसे है? ये सब हम आपको बताएंगे आज की खसूसी वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर फरहान विर्क और आप देख रहे हैं आजाद मेंट्री। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अलग अलग निज़ाम हुकूमत कायम है, लेकिन ईरान का निज़ाम हुकूमत अपनी तर्ज का एक बिल्कुल यूनिक निज़ाम है। यहाँ कहने को तो डिक्टेटरशिप ही है, लेकिन इस डिक्टेटरशिप को चलाने का तरीका मुकम्मल जमहूरी है। ये नया निज़ाम ईरान में 1979 के इनकलाब के बाद आया। इससे पहले ईरान में सीधी सीधी बादशाहत थी, जहाँ बादशाह रजा शाह पहलवी ईरान के सारे अहम फैसले करता था। लेकिन आयतुल्लाह खुमैनी के इनकलाब के बाद से ईरान में एक नई किस्म का हाइब्रिड निजाम तश्कील दिया गया। ये हाइब्रिड का लफ्ज आपको पाकिस्तानी सियासत में भी बार बार सुनने को मिलेगा। इस हाइब्रिड लफ्ज का मतलब दो मुख्तलिफ चीजों को आपस में मिलाकर एक नई चीज तहलीक करना है। इस लिहाज से ईरान में डिक्टेटरशिप और जमहूरियत दोनों एक साथ ही नाफिज हैं। मगर कैसे? ईरान में सबसे मजबूत और ताकतवर तरीन ओहदा सुप्रीम लीडर का होता है। इस वक्त ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई है। आयतुल्लाह खामनेई 1989 में ईरानी इनकलाब के बानी आयतुल्लाह खुमैनी की वफात के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर बने। अब सुप्रीम लीडर के पास लातादाद इख्तियारात होते हैं। मुल्क की फॉरेन पॉलिसी से लेकर मुल्की अदलिया, मुल्की फौज, हर चीज सुप्रीम लीडर के हाथ में होती है। सुप्रीम लीडर का फैसला हर मामले में हरफे आखिर तस्वुर किया जाता है। सुप्रीम लीडर के ओहदे की कोई टाइम लिमिट नहीं होती। सुप्रीम लीडर को सिर्फ दो ही तरीकों से हटाया जा सकता है, एक ये कि वो खुद इस्तीफा दे दे, या फिर ईरान में काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट सुप्रीम लीडर को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दे। लेकिन ये काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट क्या चीज है, हम आपको बताते हैं। काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट ईरान की वो काउंसिल है जिसका बुनियादी काम सुप्रीम लीडर पर चेक एंड बैलेंस रखना है कि क्या सुप्रीम लीडर अपना काम बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं या नहीं। इस काउंसिल में 88 अरकान होते हैं और उनका काम अगले सुप्रीम लीडर का इंतखाब भी होता है। इन अरकान का दुरानिया 8 साल होता है और ये 88 अरकान मुंतखब करने का तरीका कुछ यूं होता है कि पहले ईरान की गार्डियन काउंसिल इन अरकान के नाम मुंतखब करती है और बाद में वो तमाम अरकान आपस में वोटिंग करके वो 88 अरकान मुंतखब करते हैं। लेकिन अब आप सवाल करेंगे कि फरहान भाई, अगर काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स खुद सुप्रीम लीडर पर नजर रख सकती है तो फिर सुप्रीम लीडर कैसे ईरान में सबसे ताकतवर हुआ? इसका जवाब भी आपको बताते हैं। इसके लिए हमें काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स के उन 88 अरकान का तरीका इंतखाब देखना होगा। उनको मुंतखब करने के लिए उनका नाम ईरान की गार्डियन काउंसिल से आता है। ये 12 लोगों की खसूसी काउंसिल है जो कि उन 88 अरकान के लिए क्वालिफाई करने वालों का इंतखाब करती है और इस गार्डियन काउंसिल के अपने 12 अरकान होते हैं, जिनमें से 6 को ईरान के सुप्रीम लीडर खुद नामजद करते हैं, जबकि बाकी 6 को ईरान की अदलिया नामजद करती है। मुख्तसर ये कि गार्डियन काउंसिल के सुप्रीम लीडर की तरफ से नामजद करदा 6 अरकान किसी ऐसे शख्स को मुश्किल ही काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स में जाने देंगे जो कि कल को सुप्रीम लीडर के लिए किसी किस्म की मुश्किलात पैदा करे। लेकिन मुझे पता है कि अगर आप वीडियो तवज्जो से सुन रहे हैं तो अब आपके जहन में एक और सवाल आएगा कि 6 लोग तो गार्डियन काउंसिल में सुप्रीम लीडर की तरफ से आए, लेकिन जो बाकी 6 लोग हैं वो तो ईरान की अदलिया मुंतखब करती है ना, तो वो मुख्तलिफ फैसले कैसे कर सकते हैं? ये सवाल अपनी जगह जायज है, लेकिन ईरानी अदलिया भी सुप्रीम लीडर के मातहत ही काम करती है। ईरानी अदलिया का चीफ जस्टिस खुद सुप्रीम लीडर नामजद करते हैं, जिसकी मुद्दत 5 साल के लिए होती है। इसलिए ईरान में सुप्रीम लीडर ही हर किस्म का फैसला करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान का सदर फिर क्या करता है? ईरान में सदर का ज्यादातर नुमाइशी काम होता है। सदर का काम मुआहदों पर दस्तखत करना, मुल्की निजाम देखना या फिर सुप्रीम लीडर को तजवीज पेश करना होता है। सदर की हैसियत सुप्रीम लीडर के बाद होती है और सदर को डायरेक्ट वोट के जरिए से 4 साल के लिए मुंतखब किया जाता है। सदर के हर काम में सुप्रीम लीडर की रजामंदी बहुत जरूरी है। ईरान में कौमी असेंबली भी होती है जिसको मजलिस कहा जाता है। इसमें मुल्क भर से 290 लोग इंतखाबात से मुंतखब होकर आते हैं, लेकिन ये सदर या वजीर आजम का इंतखाब नहीं कर सकते। इन 290 अरकान के नाम भी पहले ईरान की गार्डियन काउंसिल से मंजूर होते हैं और उसके बाद उनको असेंबली रुकन बनने की इजाजत दी जाती है। उनका काम कानून साजी, दीगर ममालिक से हुए मुआहदों की तौसीक करना और बस बजट पास करना ही होता है। लेकिन अगर ईरानी असेंबली कोई भी कानून बनाए तो जब तक ईरान की गार्डियन काउंसिल उसकी मंजूरी नहीं देगी तब तक वो कानून ईरान में मंजूर नहीं हो सकता। और ये वही गार्डियन काउंसिल है जिसके 6 अरकान सुप्रीम लीडर
और 6 अरकान अदलिया मुंतखब करती है। इसलिए मुकम्मल निज़ाम की बागडोर सिर्फ सुप्रीम लीडर के हाथ में ही है। इसके अलावा ईरान में एक मसलहते निज़ाम कौंसिल भी मौजूद होती है, जिसका बुनियादी काम ईरान की पार्लियामेंट और गार्डियन कौंसिल में मौजूद इख्तिलाफात का खात्मा करना होता है। ईरान में लोकल बॉडी इंतखाबात भी होते हैं और उनका मकसद ईरान में मुख्तलिफ शहरों, कस्बों और देहात में अर्बन प्लानिंग और बजट देखना होता है। मुख्तसर ये कि ईरान में एक ही वक्त में जमहूरियत और डिक्टेटरशिप राइज है, लेकिन जमहूरियत को इतना अहम मकाम हासिल नहीं, क्योंकि तमाम जमहूरी नुमाइंदों का इंतखाब ईरान की गार्डियन कौंसिल की मर्जी से होता है और गार्डियन कौंसिल के अरकान चूंकि सुप्रीम लीडर की मर्जी से आते हैं, इसलिए ताकत का मंबा सिर्फ सुप्रीम लीडर है। अब आते हैं ईरान की फौज पर। ईरान का फौजी निजाम भी पाकिस्तानी फौजी निजाम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ईरान में बेवक्त वक्त 2 फौजें ऑपरेट करती हैं, एक रेगुलर फौज जिसमें ईरानी बड़ी फौज, फिजाई और नेवी शामिल है, और इस फौज में 3.5 लाख जवान शामिल हैं। लेकिन ये फौज ईरान में कमजोर तरीन फौज तस्वुर की जाती है और इनका बजट भी निस्बतन कम होता है, क्योंकि ईरान की जो ताकतवर तरीन फौज है उसका नाम पासदाराने इनकलाब या IRGC है। ये फौज डायरेक्टली ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को रिपोर्ट करती है और इसका रेगुलर फौज से खास ताल्लुक नहीं होता। पासदाराने इनकलाब को ईरान की एलीट फौज तस्वुर किया जाता है। इसमें 1.5 लाख लोग रेगुलर फौज में शामिल होते हैं, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हालात पैदा हो जाएं तो ईरान में लाखों लोग पासदाराने इनकलाब से ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं और वो भी उनके दस्तों में शामिल हो सकते हैं। इसी वजह से ईरानी फौज को दुनिया की मजबूत तरीन अफवाज में से एक भी तस्वुर किया जाता है। इसी पासदाराने इनकलाब की एक ब्रांच अल-कुद्स फोर्स भी है, जिसका काम दीगर ममालिक में ईरान के एजेंडे पर अमल करवाना है, और यही अल-कुद्स फोर्स आपको लिबनान में हिजबुल्लाह के साथ और दीगर अरब ममालिक जिनमें इराक, यमन और शाम शामिल हैं, काम करती है। आपको याद होगा कि चंद माह पहले पासदाराने इनकलाब की तरफ से पाकिस्तान में बलोचिस्तान पर हमला किया गया, जहां यह दावा किया गया था कि दहशतगर्द जमात जैशुल अदल के कुछ लोग छुपे हुए हैं। लेकिन इस हमले के फौरन बाद ईरानी हुकूमत की जानिब से तरदीद जारी हुई और कुछ अरसे बाद शर्मिंदगी से यह तस्लीम कर लिया गया कि ईरान ने वाकई में पाकिस्तान पर हमला किया है। यहाँ बुनियादी तौर पर ईरान के उन्हीं 2 फौजी निजाम की आपस में चपकलिश थी। चूंकि यह हमला ईरान की सरकारी फौज की जानिब से नहीं हुआ, इसलिए पाकिस्तान ने बतौर रियासत इसको पाकिस्तान पर हमला तस्वुर नहीं किया। पासदाराने इनकलाब चूंकि सिर्फ सुप्रीम लीडर के हुक्म पर चलते हैं, इसलिए वहां बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी मर्जी से हमलों का फैसला कर बैठते हैं, जिससे ईरानी हुकूमत का बराह रास्त ताल्लुक नहीं होता। और इसी वजह से ईरानी हुकूमत ने पहले लाइल्मी में इसकी तरदीद की, लेकिन बाद में जब उनको एहसास हुआ तो अपने अंदरूनी निजाम की वजह से वो पासदाराने इनकलाब से बातचीत भी नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्हें मजबूरन हमला तस्लीम करना पड़ा, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी ईरान पर एक जवाबी वार किया और BLA के दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए। इसके बाद दोबारा से हैरानकुन तौर पर ईरानी हुकूमत ने पाकिस्तान के हमले के इस हक को तस्लीम किया और पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात इस्तेवार कर लिए। उम्मीद है अब आपको ईरान के मुकम्मल रियासती निजाम की समझ आ गई होगी। लिहाजा अब हम आते हैं आज के अपने टॉपिक इब्राहिम रईसी पर। इब्राहिम रईसी इब्तदा से ही ईरान में मजहबी खानदान में पले बढ़े। उन्होंने इब्तदाई तालीम ईरान में कुम के मदरसे से हासिल की, जिससे उनके मजहबी रुझान का भी इल्म होता है। अपनी जवानी के दौर में वो इनकलाब ईरान का हिस्सा बने और इनकलाब के बाद उन्होंने ईरान में बतौर जज अपनी नौकरी का आगाज कर दिया। ईरान में वो चीफ जस्टिस के ओहदे तक भी पहुंचे। कहा जाता है कि आयतुल्लाह खामनेई के बाद इब्राहिम रईसी ईरान के सुप्रीम लीडर बनने के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार। बतौर वजीर आजम उन्होंने कोविड से लेकर गजा फलस्तीन की लड़ाई समेत बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन उनके दौर में 2 अहम काम ऐसे हैं जो उनकी लेगेसी में बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे, जिसमें उनका सबसे बड़ा कारनामा सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सुलह करवाना था। ईरानी इनकलाब के बाद से ही ईरान के शिया और सऊदी अरब के अहले हदीस मसलक के उलमा के दरमियान नजरियाती इख्तिलाफ दोनों ममालिक के दरमियान एक कोल्ड वॉर की हैसियत ले गया था और इन दोनों ममालिक ने अरबों डॉलर एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी जंगों में फूंक दिए। 2 बड़े ममालिक के दरमियान तकसीम एक ही मुल्क को सबसे ज्यादा पसंद थी और उस मुल्क का नाम इसराइल है। लेकिन इब्राहिम रईसी ने इख्तिदार में आते ही सऊदी अरब से अच्छे सफारती ताल्लुकात की कोशिशें तेज कर दी, जिस पर उन्हें ईरान के हार्ड लाइनर्स से भी तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन बिलाहिर उनकी कोशिशें रंग ले आईं और 2023 में पहली मर्तबा ईरान और सऊदी अरब एक साथ बैठे और प्रॉक्सी वार का आपस में खात्मा किया। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के साथ तिजारती दरवाजे भी खोल लिए, जबकि रईसी का दूसरा सबसे अहम और खतरनाक काम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वकालत करना था। इब्राहिम रईसी के दौर में 10 साल बाद ईरान दोबारा न्यूक्लियर अफजाइश के उस लेवल पर पहुंच गया जिससे वो न्यूक्लियर हथियार पैदा कर सकता था। इस चीज ने मगरबी दुनिया को शदीद परेशान कर रखा था। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 10 साल पीछे क्यों गया। इसकी वजह थी स्टक्सनेट। ये एक कंप्यूटर वायरस था जो अमेरिका और इसराइल ने मिलकर
2010 में बनाया। ये वायरस विंडोज में सीमंस स्टेप 7 सॉफ्टवेयर में लग जाता था। ये सीमंस का सॉफ्टवेयर दुनिया भर में हैवी मशीनरी चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। ईरान भी इसी सॉफ्टवेयर के जरिए अपने सेंट्रीफ्यूज प्रोग्राम को कंट्रोल करता था। ये वायरस सिर्फ एक यूएसबी के जरिए ट्रांसफर हो सकता है और इसराइल ने बड़े तरीके से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जासूसी की और एक जूनियर अफसर के घर में ये यूएसबी पहुंचा दी, जिसने इसको मुफ्त का माल समझकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक दिन यही यूएसबी उसने अपने दफ्तर में इस्तेमाल की और ये वायरस एटमी फैसिलिटी के कंप्यूटर में दाखिल हो गया, जिसके बाद एक एक करके ये पूरे नेटवर्क के कंप्यूटर्स में दाखिल हो गया। इसका काम बस सेंट्रीफ्यूज के घूमने की रफ्तार में मामूली रद्दोबदल करना था, जिसको ईरानी साइंसदान कभी भी डिटेक्ट ना कर सके। स्क्रीन पर सेंट्रीफ्यूज के घूमने की रफ्तार बिल्कुल नॉर्मल नजर आती थी, लेकिन हकीकत में वो सेंट्रीफ्यूज की रफ्तार बार बार तब्दील हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता इस अमल से ईरान के तमाम सेंट्रीफ्यूज तबाह हो गए और नई आलमी पाबंदियों के बाद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कई साल पीछे रह गया। तो चलें अब आते हैं मौजू पर वापस। इब्राहिम रईसी के जाने से अब बहुत से सवालात पीछे रह गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक दो बड़े नाम ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की दौड़ में शामिल थे, जिनमें से एक इब्राहिम रईसी हैं, जबकि दूसरे आयतुल्लाह खामनई के बेटे मुश्तबा खामनई। अब इब्राहिम रईसी की वफात के बाद मुश्तबा खामनई ईरान के अगले सुप्रीम लीडर बन सकते हैं, जिसने बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को भी जन्म दिया है। जहां इसराइल इस वक्त मुश्तबा रईसी पर इल्जाम लगा रहा है, वहां ईरान में एक सोच ये भी पाई जाती है कि इब्राहिम रईसी को इसराइल ने इसी वजह से रास्ते से हटाया ताकि मुश्तबा खामनई का रास्ता साफ किया जा सके, चूंकि ईरानी इनकलाब में मोरूसी सियासत की इजाजत नहीं। इसी वजह से अगर मुश्तबा को कल सुप्रीम लीडर बना दिया गया तो ईरान में अंदरूनी फसादात जन्म ले सकते हैं, जिससे इसराइल का ईरान के अंदर से इनकलाब लाने का ख्वाब सच साबित हो सकता है। दोनों सूरतों में ईरान का अगला मंजरनामा इतना साफ नजर नहीं आ रहा। इब्राहिम रईसी के जाने के असरात हमें फौरी नजर तो नहीं आएंगे और उम्मीद भी यही है कि अगले सदारती इंतखाबात अगले 50 दिन में आराम से हो जाएं, लेकिन अगले सुप्रीम लीडर का इंतखाब ईरान की किस्मत का फैसला करेगा और इसके बाद तय होगा कि ईरान में हालात किस तरफ जाते हैं। हमारी दुआ है कि ईरान हो या सऊदी अरब, अल्लाह पाक तमाम मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद रहने और जंग की आग से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।